दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल से। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान मनाएंगे खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस। देश के सभी गवर्नरों के घर के बाहर प्रदर्शन का किया ऐलान। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हैं राकेश टिकैत, बोले नहीं करेंगे राजभवन का घेराव, ना ही दिखाएंगे काले झंडे। वहीं मुकुल राय के बाद अब बीजेपी सांसद राजीव बनर्जी की होगी घर वापसी, टीएमसी नेता से की मुलाकात। वहीं कोरोना को लेकर प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, बोली भारत के प्रधानमंत्री ने कायरों जैसा बर्ताव किया। वहीं आयशा सुल्तान पर बीजेपी में खिंची तलवार, प्रदेश अध्यक्ष ने दर्ज कराया मुकदमा तो 15 बीजेपी पार्टी नेताओं ने दे दिया इस्तीफा। वहीं डॉक्टरों पर हमलों के खिलाफ 18 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेगा आईएमए। वहीं मायावती से गठबंधन के बाद सुखबीर सिंह बादल ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा नहीं खुलेगा चुनाव में खाता। वहीं मिशन यूपी के लिए अमित शाह का मास्टर प्लान, ब्राह्मणों के साथ ओबीसी भी महत्वपूर्ण, गैर जाटव दलित वोटों पर भी नजर। वहीं कबाड़ नीति के तहत सड़कों से हटाए जाएंगे 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहन। वहीं रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट हुआ महंगा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन समेत इन जगहों पर चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। वहीं दिल्ली में 14 जून से जिम और सैलून खोलने की मांग, व्यापारियों ने दिल्ली सरकार को लिखा पत्र। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान मनाएंगे खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस। देश के सभी गवर्नरों के घर के बाहर प्रदर्शन का भी किया ऐलान। ये आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि 26 जून को देश के मौजूदा सभी राज्यपालों के घर के बाहर धरना आयोजित करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो 26 जून को अपने प्रदर्शन के दौरान काले झंडे भी दिखाएंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी मांगों से संबंधित मेमोरेंडम भी सौंपेंगे। किसान नेता इंद्रजीत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उस दिन को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हम राजभवन के पास काला झंडा दिखाकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे और अपना मेमोरेंडम राष्ट्रपति को देंगे। 26 जून वो दिन है जब साल 1975 में इस दिन देश में आपातकाल लागू किया गया था। इस दिन हमारे प्रदर्शन को 7 महीने भी हो जाएंगे। किसानों के अलावा इस डिक्टेटरशिप की वजह से नागरिकों के प्रजातांत्रिक अधिकारों पर भी हमला किया जा रहा है। ये एक अघोषित इमरजेंसी है। उन्होंने आगे कहा कि हजारों किसान, मुख्य तौर से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से कैंपेन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि किसानों की मांग आधारहीन है और नए कानून किसानों के पक्ष में है। आपको बता दें कि इसको लेकर अब किसानों ने 26 जून को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही सभी गवर्नरों के घर के बाहर तगड़ा प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर दिया है। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, किसान आंदोलन में बड़ी फूट के आसार। संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हैं राकेश टिकैत, बोले नहीं करेंगे राजभवन का घेराव और ना ही दिखाएंगे काले झंडे। ये आपको बता दें कि तो क्या राकेश टिकैत संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा के उस ऐलान का समर्थन नहीं किया जिसमें कहा गया था कि 26 जून को मोर्चा के बैनर तले किसान देश भर में राजभवन का घेराव करेंगे और काले झंडे दिखाएंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को साफ कर दिया है कि भारतीय किसान यूनियन राजभवन का घेराव नहीं करेगी। भारतीय किसान यूनियन राज्यपालों के जरिए एक मेमोरेंडम राष्ट्रपति को सौंपेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि हम राजभवन का घेराव नहीं करेंगे और न ही रास्ते में काले झंडे दिखाएंगे। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के मौके पर 26 जून को यूनाइटेड किसान मोर्चा के बैनर तले देश के सभी राज्यपालों को एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। इस मेमोरेंडम में इस बात का जिक्र होगा कि 7 महीने से आंदोलन चल रहा है लेकिन देश की सरकार बातचीत में दिलचस्पी नहीं ले रही, इसलिए राष्ट्रपति इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें। राकेश टिकैत ने यह भी साफ किया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए सिर्फ 5 से 11 किसानों का एक डेलीगेशन ही राज्यपाल से मिलेगा और उन्हें अपना मेमोरेंडम देगा। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सही सोच के साथ किसानों से बातचीत नहीं करना चाहती। किसान देश के अन्नदाता हैं और हम पूरी ताकत के साथ अपनी बात रखेंगे। अगर वो किसानों से बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें अपना ईगो छोड़ना होगा। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती ये आंदोलन जारी रहेगा।
अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर प्रियंका गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला। बोली, भारत के प्रधानमंत्री ने कायरों जैसा बर्ताव किया। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पैदा हुए हालातों को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी पर तगड़ा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के लिए भारतीय नागरिक नहीं बल्कि राजनीति प्राथमिकता है और उन्हें सिर्फ अपने प्रचार की चिंता रहती है। सरकार से सवाल करने की अपनी श्रृंखला जिम्मेदार कौन के तहत प्रियंका गांधी ने एक बयान में यह दावा किया है कि पूरी दुनिया ने देख लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी शासन करने में सक्षम नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान अपने कदम पीछे खींच लिए और खराब दौर के गुजरने का इंतजार किया। भारत के प्रधानमंत्री ने एक कायर की तरह व्यवहार किया, उन्होंने अपने ही देश को नीचा दिखाया। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री की व्यापक क्षमता को लेकर जो मिथ्या फैलाई गई वो बेनकाब हो गई। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के लिए भारतीय पहले नहीं आते, राजनीति पहले आती है। सच की उन्हें कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ प्रचार की परवाह करते हैं। और बड़ी खबर, बीजेपी नेता मुकुल रॉय के बाद अब बीजेपी सांसद राजीव बनर्जी की होगी तृणमूल कांग्रेस में वापसी। टीएमसी नेता से की मुलाकात। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दल बदल का दौर अभी लंबा चलने वाला है। शुक्रवार को मुकुल रॉय की तृणमूल कांग्रेस में वापसी के बाद कई और बीजेपी नेताओं के टीएमसी में शामिल होने की खबरें आ रही है। इसी बीच खबर आई है कि बीजेपी सांसद राजीव बनर्जी शुक्रवार को टीएमसी नेता कुणाल घोष से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। हालांकि करीब 1 घंटे के बाद जब राजीव मीटिंग खत्म करके टीएमसी नेता के आवास से बाहर आए तो उन्होंने घर वापसी की खबरों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये शिष्टाचार मीटिंग थी, राजनीति से इसका कोई भी संबंध नहीं है। बताते चले कि राजीव बनर्जी पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले टीएमसी से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन बीजेपी ये चुनाव हार गई। तभी से कुछ नेताओं की टीएमसी में वापसी की खबरें आने लगी थी। इन खबरों को बल उस वक्त मिला जब हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की बुलाई बैठक में पार्टी के सांसद शांतनु ठाकुर, सांसद राजीव बनर्जी समेत अन्य 3 विधायक नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि इन सभी विधायकों के तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी खबर, बीजेपी को चारों तरफ से लग रहे बड़े झटके। आयशा सुल्तान पर बीजेपी में खिंची तलवार। प्रदेश अध्यक्ष ने दर्ज कराया मुकदमा तो 15 बीजेपी नेताओं ने दे दिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि फिल्म मेकर आयशा सुल्तान पर केस दर्ज कराने को लेकर अब भाजपा नेताओं के बीच आपस में ही तलवार खिंच गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि हाल ही में लक्षद्वीप इकाई के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अब्दुल खादर ने फिल्म मेकर के खिलाफ कवरत्ती पुलिस स्टेशन में शिकायत करते हुए धारा 124 से राजद्रोह और हेट स्पीच के तहत केस दर्ज कराया था। लेकिन आयशा सुल्तान पर केस दर्ज कराए जाने के बाद कई बीजेपी नेता नाराज हो गए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक लक्षद्वीप के 15 बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने आयशा सुल्तान पर केस दर्ज कराए जाने के खिलाफ अपना इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि भाजपा के राज्य सचिव अब्दुल हामिद ने कहा कि आपने चेतलात की बहन के खिलाफ झूठी और अनुचित शिकायत दर्ज की है। हम इस पर कड़ी आपत्ति जताते हैं और अपना इस्तीफा देते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी को चारों तरफ से झटके लग रहे हैं। अब बीजेपी के 15 नेताओं ने अपना तुरंत इस्तीफा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, डॉक्टरों पर हमलों के खिलाफ 18 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेगा आईएमए। ये आपको बता दें कि भारतीय चिकित्सा संघ यानी आईएमए डॉक्टरों पर हमलों के खिलाफ 18 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेगा, जिसका नारा रक्षकों को बचाओ होगा। संघ ने एक बयान में देश भर में अपनी सभी राज्य व स्थानीय शाखाओं से काली पट्टी, काला मास्क, काला रिबन और काली शर्ट पहनकर प्रदर्शन करने और स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने की अपील की है। आईएमए ने कहा कि इस अवसर पर संवाददाता सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे और वे स्थानीय एनजीओ व स्वयंसेवी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि संघ ने बीते 2 हफ्तों में असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और अन्य स्थानों पर डॉक्टरों के खिलाफ हुई सिलसिलेवार हिंसा को बेहद चिंताजनक करार दिया है। आपको बता दें कि संघ ने कहा कि 15 जून को राष्ट्रीय मांग दिवस मनाया जाएगा और देश भर में शाखाओं द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। एलोपैथी को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव की हालिया टिप्पणियों पर आईएमए ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसका पालन किया जाएगा। संघ ने कहा कि बाबा रामदेव ने अब सार्वजनिक रूप से नया बयान जारी कर कहा कि डॉक्टर देवदूत हैं और वह व्यक्तिगत रूप से टीकाकरण के लिए भी जाएंगे, लेकिन हमें जिस मानसिक पीड़ा और मौखिक हिंसा का सामना करना पड़ा है वो अविस्मरणीय रहेगा। आपको बता दें कि फिलहाल आईएमए ने ऐलान कर दिया है कि डॉक्टरों पर हमलों के खिलाफ 18 जून को देशव्यापी प्रदर्शन होगा।
और ये बड़ी खबर, मायावती से गठबंधन के बाद सुखबीर सिंह बादल ने बोला बीजेपी पर तगड़ा हमला, कहा नहीं खुलेगा चुनाव में खाता। ये आपको बता दें कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। गठबंधन के ऐलान के बाद सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि गठबंधन में मायावती का अहम रोल है। उन्होंने कहा कि ये रिश्ता अस्थायी नहीं बल्कि पक्का है। आपको बता दें कि बातचीत के दौरान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि हम लोग मिलकर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी का विकल्प देंगे। बातचीत के दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि दोनों दलों बीएसपी और अकाली दल की सोच एक है, ये रिश्ता अस्थायी नहीं पक्का गठबंधन है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल चुनाव लड़ें। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि राज्य में अगर बीएसपी अकाली दल गठबंधन की सरकार बनती है तो यहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। और बड़ी खबर, मिशन यूपी के लिए अमित शाह का मास्टर प्लान, ब्राह्मणों के साथ ओबीसी भी महत्वपूर्ण और गैर जाटव दलित वोटों पर भी नजर। ये आपको बता दें कि भाजपा के मिशन यूपी 2022 के अंतर्गत एक बार फिर से समाज के सभी वर्गों को साधने की बीजेपी ने पूरी कोशिश कर ली है। जितिन प्रसाद जैसे ब्राह्मण चेहरे को महत्व देकर पार्टी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की भी नाराजगी दूर कर कुर्मी पटेल और निषाद समाज को भी साथ लाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश की लगभग 41.5% आबादी ओबीसी समुदाय को साथ लाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा जोरों पर है, तो वहीं पार्टी गैर जाटव वोटरों को भी साधने की कोशिश कर रही है, जिसके लगभग 48% मतदाताओं ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे ही वोट दिया था। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद मनचाहा कैबिनेट मंत्रालय न मिलने से नाराज चल रही अनुप्रिया पटेल ने भाजपा नेता अमित शाह से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। साथ ही उनकी पार्टी से प्रदेश सरकार में भी किसी एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद भी अमित शाह से मिले हैं। अगले चुनाव को लेकर उनकी मुलाकात को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्हें भी मंत्रालय में उचित भागीदारी देकर निषाद समाज तक बेहद संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस में लौटे मुकुल राय की मोदी सरकार को चिट्ठी, बोले सुरक्षा वापस लीजिए। ये आपको बता दें कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस पार्टी में घर वापसी करने वाले मुकुल राय ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था वापस लेने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि मुकुल राय ने अपने पत्र में कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई है, इसलिए केंद्र सरकार के स्तर से उन्हें दी गई सुरक्षा तुरंत वापस ली जाए। हालांकि मुकुल राय के इस पत्र को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद बंगाल सरकार ने मुकुल राय को राज्य स्तर की सुरक्षा दी है। बता दें कि 4 साल पहले तृणमूल छोड़कर भाजपा में गए मुकुल राय ने एक दिन पहले ही दोबारा टीएमसी का दामन थाम लिया है। और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया का बड़ा ऐलान, बोले केंद्र सरकार के मंत्रियों का एक ही काम, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली देना। ये आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एक बहुत ही सीनियर मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में राशन की योजना को लेकर, वैक्सीन को लेकर, तमाम योजनाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल को खूब गाली दी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आजकल केंद्र सरकार के मंत्रियों के पास एक ही काम रह गया है कि वे दिन में एक बार मीडिया में आते हैं और अरविंद केजरीवाल को गाली देने लगते हैं। काम की बात कोई नहीं करता, राष्ट्र निर्माण की बात कोई भी नहीं करता। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर तगड़ा हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रियों का बस एक ही काम है, सिर्फ केजरीवाल को गाली देना। अगली बड़ी खबर, रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट हुआ महंगा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन समेत इन जगहों पर चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। ये आपको बता दें कि उत्तर रेलवे ने दिल्ली डिवीजन के 8 बड़े रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री दोबारा से शुरू कर दी है। इन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 30 रुपए रखी गई है। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि स्टेशन पर ज्यादा भीड़ भाड़ न हो, इसलिए प्लेटफॉर्म टिकट महंगा किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अलावा हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, मेरठ सिटी, गाजियाबाद, दिल्ली सराय
रोहिल्ला और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर भी प्लेटफॉर्म टिकट महंगा मिलेगा। उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर आशुतोष गंगल ने कहा कि अन्य रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत पर फैसला मांग के अनुसार किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली डिवीजन के इन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए गए हैं। और ये बड़ी खबर, कबाड़ नीति के तहत सड़कों से हटाए जाएंगे 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहन। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहनों को कबाड़ नीति के तहत सड़कों से हटाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकार ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों की स्थापना, पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने, विघटन प्रक्रिया और पुनर्चक्रण आदि को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि इसमें उक्त केंद्रों व राज्य सरकारों की शक्तियां व दायित्वों का उल्लेख है। आपको बताते चले कि उन्होंने बताया कि स्क्रैपिंग केंद्र पुराने वाहनों को जमा करने का प्रमाण पत्र देंगे और बॉडी इंजन को CPCB नियमों के अनुसार विघटित कर स्क्रैप करने का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसको दिखाकर नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण में छूट मिलेगी, रोड टैक्स में छूट मिलेगी और नई कारों में निर्माता कंपनी छूट देगी। उन्होंने बताया कि पुराने वाहनों के अलावा आग, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, दंगा आदि में क्षतिग्रस्त वाहनों को भी उक्त केंद्र में निस्तारण किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल सरकार ने ऐलान किया है कि 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहन सड़कों से हटाए जाएंगे। और ये बड़ी खबर, दिल्ली में 14 जून से जिम और सैलून खोलने की मांग, व्यापारियों ने दिल्ली सरकार को लिखा पत्र। ये आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों के बीच व्यापारियों ने जिम और सैलून खोलने की मांग की है। व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने दिल्ली में 14 जून से जिम और सैलून खोलने की मांग रखी है। इसके लिए CTI ने दिल्ली सरकार और DDMA को पत्र भी लिखा है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होने के साथ ही राज्य सरकार ने पाबंदियां हटाते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीते सप्ताह 7 जून को दिल्ली में बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शराब की दुकानों से पाबंदी हटाते हुए ऑड इवन के आधार पर खोलने की अनुमति दी थी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और किसान आंदोलन का जल्द समाधान निकले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।